प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है पेरिस शांति सम्मेलन के अंतर्गत होने वाली महत्वपूर्ण संधियां। प्रथम विश्व युद्ध के समय उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के अधीन पेरिस शांति सम्मेलन प्रारंभ हुआ और इस सम्मेलन का अध्यक्ष फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो को बनाया गया। पेरिस शांति सम्मेलन को संचालित करने के लिए एक सर्वोच्च परिषद का गठन किया गया, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान आदि राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। लेकिन इस सम्मेलन में जो सर्वाधिक निर्णायक प्रभाव रहा वह अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के प्रतिनिधियों का रहा। शांति सम्मेलन में 5 संधियां हुई। वर्साय की संधि, सेंट जर्मन की संधि, नूइली की संधि, त्रियानो की संधि और सेब्रे की संधि। सम्मेलन में 1600 बैठकें की गई और 58 आयोग का गठन किया गया। पेरिस शांति सम्मेलन में 5 संधियां हुई। उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण संधि वर्साय की संधि थी। वर्साय की संधि जर्मनी के साथ की गई। मित्र राष्ट्रों द्वारा की गई सभी संधियों में वर्साय की संधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संधि जर्मनी के साथ हुई थी। इस संधि का प्रारूप 4 महीने में तैयार हुआ, 250 पृष्ठों में छपी और 15 भागों में विभक्त थी तथा इसमें 440 धाराएं थीं। 7 मई 1919 को मित्र राष्ट्रों ने वर्साय की संधि का प्रारूप जर्मनी के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन इस संधि में उन सिद्धांतों की अवहेलना हुई थी जिन सिद्धांतों के आधार पर जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था। जर्मनी ने इस संधि के प्रारूप का विरोध किया। संपूर्ण जर्मनी में इस संधि के प्रति विरोध था, लेकिन लॉर्ड जॉर्ज नाराज होकर के पुनः युद्ध की धमकी दिया कि यदि संधि की शर्तों को नहीं स्वीकार करते हैं तो पुनः जर्मनी पर आक्रमण होगा। जर्मनी तथा उसके प्रमुख राजनीतिज्ञों ने वर्साय की संधि पर विचार किया और 26 दिन के पश्चात इन्होंने अपना विरोध प्रस्ताव, जो कि लगभग 60,000 शब्दों में था, प्रस्तुत किया। और जर्मनी का विरोध स्वाभाविक भी था, क्योंकि संपूर्ण रूप से जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। अब जर्मनी का विरोध कहाँ पे था? जर्मनी का सर्वप्रथम विरोध तो यही था कि जर्मनी ने जिन सिद्धांतों के आधार पर आत्मसमर्पण किया था, इस संधि प्रारूप में उन सिद्धांतों को नकार दिया गया है। उसका कहना था कि जर्मनी की नई सरकार पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक है और राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए इच्छुक है। दूसरा विरोध था निःशस्त्रीकरण। निःशस्त्रीकरण केवल जर्मनी पर लागू था, जबकि जर्मनी का मानना था कि निःशस्त्रीकरण का सिद्धांत सभी राष्ट्रों पर लागू होना चाहिए। तीसरा जर्मनी का विरोध था कि विश्व युद्ध के लिए केवल जर्मनी को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जर्मनी ने संधि की शर्तों को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, लेकिन मित्र राष्ट्रों के दबाव में जर्मनी को झुकना पड़ा। कुछ संशोधनों के पश्चात
जर्मनी को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए एक प्रकार से आदेश दिया गया। उस समय सीडेमान की सरकार थी और सीडेमान की सरकार ने संधि को अस्वीकार कर दिया और त्यागपत्र दे दिया। जब नई सरकार पुनः बैठी तो उसने इस संधि पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर करके वापस लौटते समय जर्मन प्रतिनिधियों पर पेरिस की जनता ने ईंट पत्थर फेंके तथा अभद्र शब्दों का प्रयोग किया तथा दूसरे दिन जर्मनी के एक समाचार पत्र ने कहीं हम भूल न जाएं इस नाम से एक लेख प्रकाशित किया। वर्साय की संधि में जर्मनी को इतना अपमानित किया गया था कि वहीं से यह कहा जाता है कि वर्साय की संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध के बीज का रोपण कर दिया, क्योंकि इस संधि में जर्मनी को पूरी तरीके से अपमानित कर दिया गया। यानी आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उपनिवेश के आधार पर इन सारी चीज़ों से जर्मनी को हर प्रकार से, प्रत्येक प्रकार से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। अब हम देखते हैं कि वर्साय की संधि की क्या प्रमुख शर्तें थीं। लेकिन वर्साय की संधि की मुख्य शर्तें हमेशा ध्यान रखना कि जर्मनी को अपमानित करना था और उसे आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैनिक दृष्टिकोण से एकदम नष्ट कर देना था। अब हम आते हैं वर्साय की संधि की प्रमुख शर्तें कि क्या क्या उसमें शर्तें थीं। राष्ट्र संघ की स्थापना, ये वर्साय की संधि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारा कह सकते हैं। वर्साय की संधि में राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया और अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन के प्रभाव के कारण इसमें 26 धाराएं राष्ट्र संघ से संबद्ध की गईं। वास्तव में मित्र राष्ट्र राष्ट्र संघ की स्थापना के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अमेरिका ने अस्त्र शस्त्र तथा आर्थिक रूप से तथा युद्ध को समाप्त करने में विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण इसे अस्वीकार करना कठिन था। लॉर्ड जॉर्ज ने लिखा है कि विल्सन शांति संधियों के केवल उस भाग को जिसमें राष्ट्र संघ की व्यवस्था थी सबसे अधिक महत्व देता था। इसके लिए वह कोई भी त्याग करने को तैयार था और अंत में विल्सन के महत्वपूर्ण प्रयास से ही राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा शांति को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य था। अब वर्साय की संधि की जो दूसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, वह शर्त थी, वह थी प्रादेशिक व्यवस्था। प्रादेशिक व्यवस्था के अंतर्गत एल्सास लॉरेन का क्षेत्र, राइनलैंड का क्षेत्र, सार का क्षेत्र, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिनके संबंध में व्यवस्था करना था और यहाँ पर जर्मनी हर दृष्टिकोण से मजबूत था। तो इस प्रकार से इस संधि में प्रादेशिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया कि जर्मनी को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाए। तो प्रादेशिक व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम हम एल्सास लॉरेन का क्षेत्र देखते हैं। मित्र राष्ट्र विजयी राष्ट्र थे और जर्मनी पराजित राष्ट्र था। अतः जर्मनी को दंडित करने के लिए जर्मनी के अनेक प्रदेशों को छीन लिया गया। 1871 ईस्वी में फ्रांस से जर्मनी ने एल्सास लॉरेन का क्षेत्र छीन लिया था, लेकिन वर्साय की संधि के दौरान यह निश्चित हुआ कि ये प्रदेश फ्रांस के हैं, अतः फ्रांस को वापस कर दिए जाएं। वर्साय संधि के प्रावधानों में इसको सम्मिलित किया गया और एल्सास
लॉरेन का क्षेत्र फ्रांस को वापस कर दिया गया। अब दूसरा क्षेत्र था राइनलैंड का क्षेत्र। राइनलैंड का क्षेत्र फ्रांस की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था और जर्मनी सैनिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली था, तो फ्रांस को हमेशा भय रहता था। और जो फ्रांस का प्रधानमंत्री था क्लीमेंसो, वह फ्रांस की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध था। फ्रांस जर्मनी की सैन्य शक्ति से भयभीत था और उसका प्रधानमंत्री क्लीमेंसो फ्रांस को सुरक्षित रखने के लिए राइनलैंड क्षेत्र पर फ्रांस का प्रभाव रखना चाहता था। लेकिन लॉयड जॉर्ज और विल्सन ने इसका प्रतिरोध किया कि ऐसा यदि किया जाता है तो दूसरा एल्सेस लॉरेन का क्षेत्र बनेगा जो भविष्य में युद्ध का कारण होगा। काफ़ी प्रयास के पश्चात क्लीमेंसो इस बात पे तैयार हुआ कि कुछ निश्चित समय के लिए इस क्षेत्र में मित्र राष्ट्रों की सेनाएं रखी जाएं, ताकि जर्मनी इसका उपयोग अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए न कर सके। राइनलैंड को 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी, मध्यवर्ती और दक्षिणी। वर्साय की संधि के अनुसार यह निश्चित किया गया कि मित्र राष्ट्रों की सेनाएं उत्तरी भाग पर 5 साल तक, मध्यवर्ती भाग पर 10 साल तक और दक्षिणी भाग पर 15 साल तक मौजूद रहेंगी। इसके अलावा यह भी निश्चित हुआ कि राइन नदी के दाएं भाग के 31 मील यानी 31 मील चौड़े प्रदेश पर जर्मन किसी भी प्रकार की किलेबंदी नहीं करें और यदि जर्मनी संधि की किसी शर्त का पालन नहीं करे तो मित्र राष्ट्रों की सैनिक मौजूदगी की अवधि को और अधिक समय तक बढ़ाया जा सके। यानी राइनलैंड का जो क्षेत्र था वह सुरक्षा के दृष्टिकोण से फ्रांस के लिए तो हितकर था, लेकिन जर्मनी के लिए यह अत्यंत नुकसानदायक सिद्ध हुआ। तीसरा क्षेत्र था सार का क्षेत्र। सार का क्षेत्र जैसे वैसे भी पूछा जाता है कि सार किस लिए प्रसिद्ध है, तो जो सार का क्षेत्र था वह कोयला की खानों के लिए प्रसिद्ध था। फ्रांस जब राइनलैंड में अपना प्रभाव जमा लिया, एल्सेस लॉरेन के क्षेत्र में अपना प्रभाव जमा लिया, तब उसने सार के क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया। जब फ्रांस राइन के तटवर्ती क्षेत्र पर अधिकार पूर्ण रूप से नहीं कर पाया तो उसने सार क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया। सार का क्षेत्र कोयला खानों के लिए मशहूर था और फ्रांस ने यह कहा कि जर्मनी ने युद्ध के समय फ्रांस के संपूर्ण कोयला की खानों को बर्बाद कर दिया है, अतः सार के कोयला के खानों पर उसका अधिकार होना चाहिए। लॉयड जॉर्ज और विल्सन फ्रांस की इस मांग को स्वीकार करते हैं, वास्तविक बताते हैं, लेकिन वे यह नहीं चाहते थे कि सार के इलाके पर फ्रांस का अधिकार हो, क्योंकि वहाँ की संपूर्ण जनता जर्मन नस्ल की थी। अंत में जो व्यवस्था की गई उसके अनुसार सार प्रदेश की शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी राष्ट्र संघ को सौंप दी गई और उसकी खानों को फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया। इस क्षेत्र के प्रशासन के लिए फ्रांसीसी प्रधानता वाले एक आयोग का गठन किया गया जिसे सार क्षेत्र पर शासन करना था। यह भी निश्चित हुआ कि 15 वर्षों के बाद जनमत संग्रह द्वारा निश्चित किया जाएगा कि सार क्षेत्र के लोग जर्मनी में रहना चाहते हैं या फ्रांस के साथ। यदि लोकमत जर्मनी के पक्ष में हुआ तो जर्मनी को फ्रांस से कोयले की खानों को खरीदना होगा। वर्साय की संधि के तहत सार का क्षेत्र फ्रांस को सौंप दिया गया। यानी यहाँ पर अब क्या था, ऊर्जा के दृष्टिकोण से भी जर्मनी को कमज़ोर किया गया, क्योंकि उद्योगों का आधार क्या था उस टाइम, कोयला और लोहा, और सार क्षेत्र कोयला और लोहा के लिए प्रसिद्ध था। फिर दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र
बेल्जियम और डेनमार्क, यूपेन, मार्सनेट और मलमेडी का प्रदेश बेल्जियम के अधीन कर दिया गया। स्लेस्विंग में जनमत संग्रह हुआ। उत्तरी स्लेस्विंग पर डेनमार्क का अधिकार हो गया और दक्षिणी स्लेस्विंग पर जर्मनी का अधिकार रहा। जर्मनी को जो सर्वाधिक नुकसान हुआ वह जर्मनी की पूर्वी सीमा पर हुआ। इस संधि के अनुसार जर्मनी को सबसे ज़्यादा नुकसान पूर्वी सीमा पर हुआ। मित्र राष्ट्रों ने स्वतंत्र पोलैंड के राज्य के निर्माण का निर्णय लिया। डैजिंग को, जो कि प्रसिद्ध बंदरगाह नगर था, डैजिंग को स्वतंत्र नगर के रूप में बदल दिया गया और राष्ट्र संघ की संरक्षकता में रख दिया गया। मैमल बंदरगाह लिथुआनिया को दिया गया। जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया राज्य को मान्यता दी। उसे ऊपरी साइलेसिया का छोटा सा भाग भी देना पड़ा। इस प्रकार प्रादेशिक व्यवस्था के अंतर्गत जर्मनी को 25,000 वर्ग मील का प्रदेश और 70 लाख की आबादी से हाथ धोना पड़ा। अब मित्र राष्ट्रों के सामने जर्मनी के उपनिवेश थे, यानी किसी भी प्रकार से वो जर्मनी को छोड़ना नहीं चाहते थे। अब उनकी लालची निगाहें जर्मनी के उपनिवेशों पर थीं कि जर्मन उपनिवेशों को अपने में मिला लिया जाए। जर्मनी के साथ प्रादेशिक समझौता करने के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के उपनिवेशों को अपने अधीन करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। मित्र राष्ट्र जर्मन उपनिवेशों को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने इसका विरोध किया। लेकिन मित्र राष्ट्र किसी भी प्रकार से अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य को पूरा करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने संरक्षण प्रणाली या मेंडट प्रणाली की शुरुआत की। क्योंकि जर्मनी के उपनिवेश एशिया में भी थे, अफ्रीका में भी थे और यूरोप में भी थे। प्रशांत महासागर के कई द्वीपों और अफ्रीका महादेश में जर्मनी के 4 उपनिवेश थे। इन सभी उपनिवेशों को जर्मनी को छोड़ना पड़ा, जिन्हें मित्र राष्ट्रों ने अपने संरक्षण में ले लिया। इस प्रकार की प्रादेशिक व्यवस्था से जर्मनी को अपने 13% भूभाग और 10% आबादी मित्र राष्ट्रों को देनी पड़ी। अब जर्मनी को सैनिक दृष्टिकोण से पंगु बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। क्योंकि जर्मनी शक्तिशाली था, तभी सभी को उसने परास्त किया था और अपनी सैनिक शक्ति का लोहा मनवाया था। वर्साय की संधि की सैनिक और आर्थिक व्यवस्था ने प्रादेशिक व्यवस्था को संपूर्ण किया। जर्मन सेना की संख्या अधिक से अधिक 1 लाख निश्चित कर दी गई। जर्मनी का प्रधान सैनिक कार्यालय समाप्त कर दिया गया। अस्त्र शस्त्र तथा अन्य युद्ध उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन जर्मनी नहीं करेगा, ना तो आयात करेगा। यानी पूर्ण रूप से अस्त्र शस्त्र और युद्ध सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मनी के सभी नौसैनिक जहाज़ों को जब्त कर लिया गया। जर्मनी की नौसेना में केवल 6 युद्धपोत और इतने ही गश्ती जहाज और विध्वंसक रह सकते थे। जर्मनी की पनडुब्बियां प्रसिद्ध थीं। अब पनडुब्बी जहाज़ों का निर्माण जर्मनी नहीं कर सकता था। निःशस्त्रीकरण की इस व्यवस्था का पालन करवाने और उसकी निगरानी के लिए जर्मनी के खर्च पर मित्र राष्ट्रों का एक सैनिक आयोग स्थापित किया गया। राइन नदी के बाएं किनारे, क्योंकि राइनलैंड हम लोगों ने पहले भी देखा
कि राइन नदी के बाएं किनारे के 31 मील तक के भूभाग पर स्थायी रूप से असैनिकरण कर दिया गया और 15 वर्षों तक इस पूरे क्षेत्र पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार या आधिपत्य बनाए रखने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार से जर्मनी को सैनिक दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से पंगु बना दिया गया, क्योंकि जर्मनी की मजबूती का आधार क्या था? सैन्य व्यवस्था थी। तो इन्होंने नौसेना, थल सेना और जल सेना तीनों की संख्या निर्धारित कर दी। इससे ज़्यादा जर्मनी रख नहीं सकता था। तो सैनिक व्यवस्था इसकी एक महत्वपूर्ण शर्त थी। फिर आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत मित्र राष्ट्रों को क्षतिपूर्ति चाहिए थी, क्योंकि मित्र राष्ट्र जर्मनी को ही युद्ध के लिए एकमात्र जिम्मेदार ठहरा रहे थे। वर्साय की संधि की 231वीं 231 धारा ने जर्मनी और उसके सहयोगी राज्यों को प्रथम विश्व युद्ध के लिए एकमात्र जिम्मेदार ठहराया और इस आधार पर मित्र राष्ट्रों को युद्ध में जो क्षतिपूर्ति उठानी पड़ी थी उसके लिए जर्मनी को क्षतिपूर्ति करने को कहा गया। क्षतिपूर्ति की रकम तो निश्चित नहीं की गई, ना यह निश्चित ही हुआ था कि कितनी रकम है। यह प्रावधान किया गया कि 1921 तक जर्मनी 5 अरब डॉलर दे दे और एक क्षतिपूर्ति आयोग को अंतिम रकम निश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई। युद्ध काल में जर्मनी ने फ्रांस के लोहे और कोयले का भरपूर प्रयोग किया था, अतः लोहे और कोयले की खानों से भरा सार का क्षेत्र 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। इस अवधि की समाप्ति पर सार क्षेत्र का भविष्य जनमत के द्वारा निर्धारित किया गया। यदि सार क्षेत्र की जनता जर्मनी के पक्ष में निर्णय करती है तो जर्मनी को वहाँ की खानों को फ्रांस से खरीदना पड़ेगा। अब वर्साय की संधि की नैतिक जिम्मेदारी। वर्साय की संधि में एक प्रावधान था नैतिक जिम्मेदारी कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार था। तो संपूर्ण मित्र राष्ट्रों ने नैतिक जिम्मेदारी जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों पर डाल दिया। प्रथम विश्व युद्ध कराने के लिए जर्मन नेताओं की नैतिक रूप से निंदा की गई और अंतर्राष्ट्रीय नियमों, संधियों तथा युद्ध के नियमों के उल्लंघन के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। सम्राट कैसर और उसके अन्य उच्च पदाधिकारियों पर युद्ध अपराध के लिए मुकदमा चलाकर उन्हें सजा देने की बात भी वर्साय की संधि में की गई, लेकिन मित्र राष्ट्र इसमें सफल नहीं हुए। मित्र राष्ट्र युद्ध की जिम्मेदारी जर्मनी पर थोपते समय अपने विजयी तेवर को नहीं भूले और न उन्होंने न्याय की बात ही की। वास्तव में जिस आधार पर जर्मनी के कुछ लोगों पर युद्ध अपराधी होने का मुकदमा चला, उसी प्रकार के कार्य मित्र राष्ट्रों के कुछ नागरिकों ने भी किए थे, जिसके लिए उन पर भी मुकदमा चलाना चाहिए था। पुनः प्रथम विश्व युद्ध के लिए केवल जर्मनी को ही दोषी ठहराना उचित नहीं था, क्योंकि ब्रेडनबर्ग के अनुसार मित्र राष्ट्र भी प्रथम विश्व युद्ध को शुरू करने में उतने ही दोषी थे जितना कि जर्मनी। फिर भी मित्र राष्ट्रों ने विजयी होने की स्थिति का लाभ उठाया और जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी ठहराया और उस पर वर्साय की संधि थोपकर उसे पंगु बना दिया। वर्साय की संधि की 231वीं धारा के अनुसार सभी नुकसान और क्षति के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। हर्जाने की रकम इतनी अधिक थी
कि जर्मनी के लिए देना संभव नहीं था। इसके अलावा जर्मनी में विविध अंतर्राष्ट्रीय आयोग स्थित थे जो जर्मनी के राजनैतिक, आर्थिक और सैनिक मामलों में बराबर हस्तक्षेप किया करते थे। लॉन्गसम एक प्रसिद्ध विद्वान है। लॉन्गसम के अनुसार जर्मनी ने क्षतिपूर्ति के लिए कोरे चेक पर हस्ताक्षर किया था। ये थे वर्साय की संधि की महत्वपूर्ण शर्तें। अगली वीडियो में हम लोग वर्साय की संधि का मूल्यांकन करेंगे कि वर्साय की संधि कैसे आरोपित संधि थी, कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी, कैसे इसने जर्मनी को पूरी तरीके से पंगु बनाया और मित्र राष्ट्रों के मनमाने व्यवहार को इसने दिखाया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्साय की संधि का मूल्यांकन देखेंगे। ये सारे पॉइंट वर्साय की संधि के हैं क्योंकि वर्साय की संधि उन 5 संधियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संधि है। इसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करना। या आप लोगों के हर एग्ज़ाम में यूजीसी नेट आदि, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें यहाँ से पूछा जाता है कि वर्साय की संधि किसके बीच हुई थी। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार करना। थैंक यू।